वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस बच्चे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। तो अगर आपने उसे नहीं स्टडी किया तो आप पहले उसकी वीडियोस देखिए। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। बच्चे अब याद कीजिए, जब हमने चैप्टर 1 देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उन सब में वो सब किससे बनी होती है? वो सब बनी होती है पार्टिकल से। वो सब किससे बनी होती है? पार्टिकल से। तो यही छोटे छोटे पार्टिकल्स विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एनी स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। कि उस किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। अब बच्चे एलिमेंट मीन किसी भी चीज को जिसको हम प्योर स्टेट में लेते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको भी हम प्योर स्टेट में लेते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम होता है एटम। इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब बच्चे इस बात का क्या मतलब है कि हो सकता है सिंगल एटम एक साथ एग्जिस्ट कर सके, या फिर हो सकता है कि सिंगल एटम एग्जिस्ट ना कर पाए तो वो क्या करेगा? वो किसी और एटम के साथ कंबाइन करके एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाएगा जिसमें वो एग्जिस्ट कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर गैसेस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होती है तो बोलते हैं H2। तो सिंगल एटम क्या हुआ? H। गैस क्या हुई? H2। ऐसे ही हीलियम। हीलियम की बात करूं तो हीलियम इज अ नोबल गैस। वो एग्जिस्ट कर पाता है एज He। हीलियम के जो सिंगल एटम है He, वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि हीलियम इज अ नोबल गैस। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बच्चे ये सब क्या है? एटम्स। अब ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे नाइट्रोजन इज N2 गैस। स्टूडेंट्स, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एटम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, सो दैट जो हम बाकी की चीजें पढ़े आपको वो अच्छे से समझ आए। तो आप ध्यान दीजिए। देखो, सपोज करते हैं हमने एक ली बड़ी सी फुटबॉल, हमने क्या करा? उसके अंदर डाल दी एक छोटी टेनिस बॉल। अब ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है? पहले एक राउंड स्फीयर होता है और उसके सेंटर में एक और स्फीयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यस बच्चे, जो एटम के सेंटर में एक और स्फीयर होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियस। अब एक खास बात सुनिए एटम के बारे में। बच्चे जो एटम का मास होता है वो मेजरली किसकी वजह से होता है? वो होता है उसके न्यूक्लियस की वजह से। अब ऐसा क्यों? सुनिए, जो न्यूक्लियस होता है बच्चे उसके अंदर होते हैं दो टाइप के सब पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? दो टाइप के सब पार्टिकल्स। अब मैंने यहाँ टर्म यूज करी है सब पार्टिकल्स, मीन्स जो एटम इज अ पार्टिकल उसके अंदर वो विच इज कॉल्ड एज सब पार्टिकल। कौन से? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स की बात करें तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स की बात करें तो दे डोंट हैव एनी चार्ज, दे हैव जीरो चार्ज। ठीक है। अब ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड क्या है बच्चे? इमेजिनरी हम एक्सिस मानते हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑर्बिट या एक्सिस है। अब उस एक्सिस का क्या मतलब? उस एक्सिस में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बच्चे तीसरे सब पार्टिकल्स हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है कि सेंटर में न्यूक्लियस, बाद में क्या है? इमेजिनरी एक्सिस बाहर की तरफ जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एटम। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर। अब देखो आपको पता चल गया एटम क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। बच्चे एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ये मेरा एटम है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया उसका एटॉमिक नंबर।
अब बात करते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं हमारे अराउंड, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बहुत सारे हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके एटम्स भी हैं। अब बात करूं हाइड्रोजन की, तो बच्चे हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर इज 1। हीलियम की बात करूं तो इट हैज ओनली 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2। देखो आपने या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लेने हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। अब आप सोचोगे मैम क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जो हम दोनों में से कोई भी काउंट कर लेंगे? यस बच्चे, दे आर बोथ सेम। अब देखो एटम की बात करूं तो हमने पढ़ा था जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है। तो किसी भी एटम में बच्चे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसा क्यों? अब देखो प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, अगर दोनों को एक साथ मिलाऊं पी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। तो हम बोल सकते हैं जो एटम्स है वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं? न्यूट्रल मीन्स कि उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेटिंग टू एटम एटॉमिक मास। बच्चे जैसे हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था वैसे ही होता है एटॉमिक मास। अब देखते हैं एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो उसके अंदर नंबर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम की बात करो तो इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो उसका एटॉमिक मास इज 4। ऑक्सीजन की बात करूं तो बच्चे उसका एटॉमिक मास होता है 16, और कार्बन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड उसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, क्यों? उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे, कार्बन एक खास एलिमेंट है जिसे रेफरेंस माना गया है फॉर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब इसे कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आपको अभी ये पता होना चाहिए जो कार्बन 12 है उसको हमने क्या माना हुआ है? स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो 1/12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अभी बच्चे हमने एटम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है उसको डिटेल में कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे और टर्म्स इन दिस चैप्टर जो जो यूज होंगी एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने पढ़ लिया एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक और टर्म रिलेटिंग टू एटम्स दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यस बच्चे, एटॉमिसिटी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ एटम्स दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट समझिए पहले। जैसे सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की या फिर नाइट्रोजन गैस की। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2 एंड नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2। ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 2, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 2। नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 2, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 2। अगर मैं बात करूं ओजोन गैस की, ओजोन फॉर्मूला इज O3। अब आपको इसमें पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स में कंबाइन हुए ऑक्सीजन के? 3 एटम्स, इसलिए उसकी एटॉमिसिटी हुई 3। तो बच्चे अभी तक हमने एटम्स क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं समझते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यस बच्चे, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। एक साथ कैसे मिलेंगे? उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, उनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। बच्चे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की दूसरी डेफिनेशन आती है। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। अब कंफ्यूज मत होइएगा, एटम्स की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता था, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल भी यही होता है और एटम भी यही होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि O2, N2, ठीक है, H2, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हुए मॉलिक्यूल्स, और इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उस सब्सटेंस की, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की, H2O, CO2, N2, O2, बच्चे ये सब एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स की। लेकिन एक खास बात सुनिएगा, अगर मैं बात करूं O2 और N2 की, आप देखेंगे इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या हुए, इनको हम बोलते हैं बच्चे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये क्या हुए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं H2O की, CO2 की, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है H2O में दो तरीके के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम। CO2 की बात करूं तो इसमें भी दो टाइप्स के एटम्स हैं, कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। अब देखिए ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 टाइप्स या 2 से ज्यादा टाइप्स के एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चे आपको समझ आ गया होगा अच्छे से व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अब एक और टर्म समझते हैं, मॉलिक्यूलर मास। यस बच्चे, जैसे हमने एटॉमिक मास किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करते हैं हम H2O की बात करते हैं, तो H2O is made up of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। अगर हमने इसका मोलिकुलर मास निकालना है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास प्लस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास ऐड कर देंगे, दैट इज 18। तो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे, दैट इज, तो टोटल हो जाएगा हमारा 18, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें होते हैं एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो हमने क्या किया, 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 44, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ CO2। बच्चे यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सम लॉज एंड सम थ्योरीज रिलेटिंग टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है समझ लिया, तो आपको वो थ्योरीज एंड लॉज बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे सम लॉज दैट आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चे इस लॉ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका 10th क्लास में रिपीट भी होता है। This law states that this law was stated by Lavoisier. Lavoisier is the name of the person who stated this law, who gave this law in 1744. It states that in all the physical and chemical changes, total mass of reactants is equal to total mass of product. यस बच्चे, ये लोग क्या कहता है कि जितनी भी हमारे अराउंड फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती है ना, उसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल हुआ, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। अब बात करेंगे जैसे CO2 बनता है। CO2 कैसे बनता है, जब एक कार्बन कंबाइन होता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32, क्योंकि आपको पता है 16 एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है। तो इन दोनों के ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे मास कितना है 44। जब CO2 बनता है तब उसका मास भी क्या होता है 44। तो ये बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन, जब भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होगा, तो जो हमने रिएक्टेंट्स लिए जो उसका मास है वही होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो होप सो आपको ये लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद करते हैं सेकेंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बच्चे लॉ है, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट इन 1797। ये लॉ जो है इसके बाद आया था। किसने स्टेट किया था, किसने दिया था ये लॉ, प्रोस्ट ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस elements are always present in definite proportion by mass and volume.
वो बोल रहे हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम। इस बात का क्या मतलब होता है समझते हैं। हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में आपको पता है 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। अगर मैं बात करूं HO2 की या फिर HO की, क्या ये दोनों भी वाटर हैं? आप कहेंगे नहीं मैम, ये तो गलत फॉर्मूला है। तो यही होता है बच्चे, जो वाटर है चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे हमें ओशियन वाटर लेके आओ, चाहे आप रेन वाटर लेके आओ, चाहे आप सी वाटर लेके आओ, चाहे आप ये टैप वाटर ले लो, चाहे कहीं से भी फ्रेश वाटर ले लो, जहां पे भी आप वाटर की बात करोगे हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? H2O। मींस उसमें क्या होगा, जो भी वाटर होगा उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड दे आर ऑलवेज कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड रेशियो 2:1। तो यहाँ पे बच्चे हमने 2 लॉज पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और 2 इंपॉर्टेंट लॉज। तो बच्चे अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। हम एज सून एज पॉसिबल आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। साथ ही साथ बच्चे अगर आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्लीज उसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो अब आपने स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट किया फिर आपने स्किप कर दिया तो आपका लिंक नहीं बन पाता, लिंक टूट जाता है, जिस वजह से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज भी कवर कर लिए, इसके बाद हम थ्योरीज भी कवर करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो अगर आपको साइंस अच्छे से समझनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए सो दैट जैसे ही हम कोई अच्छी सी वीडियो डालते हैं आपके पास वो पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।